वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपको फिर से करवाऊंगी कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन है इसमें, और कुछ इसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। कल तक मैं आपको करंट अफेयर करवा रही थी, तो करंट अफेयर का एक क्लास मैं आपके लिए कल या परसों में लेके आऊँगी, जिसमें बहुत सारे करंट अफेयर हम लेके आएंगे। लगभग जितना भी साल भर का करंट अफेयर है उसका निचोड़ मैं कोशिश करूँगी उत्तराखंड और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर उसका। ठीक है, आज हम कुछ उत्तराखंड का रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री रहेगी, चंद ये आपका कुमाऊँ का चंद वंश और आपका परमार वंश, और कुछ इसमें हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिवीजन मात्र है ये। कुमाऊँ में चंद वंश की स्थापना किसने की? तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना जो की जाती है वो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोमचंद के द्वारा कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पहला चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। तो नेपाल पर जब आक्रमण करते हैं तो दो चंद राजाओं के द्वारा नेपाल पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, पहला तो किया जाता है आपके, जो यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का है, पहला चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। तो पहला चंद राजा आपका है भारती चंद, जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। इन्होंने नेपाल पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि 1191 में क्या होता है, सबसे पहली बार क्या होता है, जो ये नेपाल के डोटी होते हैं ये क्या करते हैं, चंद राजाओं पे आक्रमण करके उनको अधीन करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जो भारतीय चंद होते हैं वो नेपाल पर आक्रमण करते हैं और उनको मुक्ति दिलाते हैं। जो दूसरे चंद राजा जो आपके नेपाल पर आक्रमण करते हैं वो हैं आपके उद्योत चंद। ठीक है, याद रख लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किन दो राजाओं ने नेपाल पर आक्रमण किया, तो दूसरे चंद राजा उद्योत चंद हैं, पहले आपके हैं भारतीय चंद। तो भारतीय चंद और उद्योत चंद दो राजा हैं जिन्होंने नेपाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, पहली बार जो नेपाल पर नेपाली जो ये गोरखा आक्रमण करते हैं, सो उसमें गोरखा नहीं करते हैं। जो सबसे पहले नेपाल में जो नेपाल का आक्रमण होता है वो चल राजा करते हैं। ठीक है, और वो करते हैं 1191 ईस्वी में। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, या अभी एग्जाम का आने वाला एग्जाम है तो थोड़ा सा इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, चंद राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने प्रदान की? तो आपके जो चंद राजा ज्ञानचंद होते हैं इन्हें गरुड़ ज्ञानचंद भी बोला जाता है। तो इन्हें जो गरुड़ की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी एक आपके दिल्ली के सुल्तान ने दी थी। चार ऑप्शन आपको देखते हैं। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, जब यहाँ पे सल्तनत काल चल रहा होता है दिल्ली में, तो ये 1300-1400 के आसपास की बात होती है। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि देते हैं और तब इनका नाम क्या पड़ता है, गरुड़ ज्ञानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का समकालीन चंद राजा जिसने मल्ला महल का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे एक चंद राजा थे, तो अभी तो एक फिरोज शाह तुगलक के साथ में आगे दूसरे अकबर के समकालीन भी एक चंद राजा थे जिन्होंने क्या कराया था, मल्ला महल का निर्माण कराया था। ठीक है, और इनका नाम था आपके रुद्रचंद, और इन्हीं रुद्रचंद ने क्या कराया था, आपका रुद्रपुर जो शहर है, रुद्रपुर जो नगर है, उसकी स्थापना भी कौन करवाता है, रुद्रचंद करवाते हैं। अकबर के समकालीन थे। मल्ला महल का निर्माण भी कौन कराता है, इन्होंने ही करवाया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? अब एक कुमाऊं के एक राजा है जिन्हें कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है, चंद राजा हैं, तो उनका नाम यहाँ पे आ जाता है आपका देवीचंद। देवीचंद को कहा जाता है कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1790 में गोरखा आक्रमण करते हैं। तो पहली बार नेपाल के जो चल्ल राजा होते हैं, डोटी के चल्ल राजा, वो 1191 में आपके कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं जब चंद राजा होते हैं। उसके बाद 1790 में गोरखा भी क्या करते हैं, कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं और इस युद्ध में चंद राजाओं को पराजित कर देते हैं और कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं। तो वो कौन सा युद्ध था जिसमें ये क्या करते हैं, ये कुमाऊं को अपने कब्जे में ले लेते हैं? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो जाता है आपके हवाला बाग के युद्ध में। जो गोरखा हैं वो चंद राजाओं को पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं। और आगे एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि उसमें कौन सा चंद राजा था जब क्या होता है, गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार हो जाता है 1790 में। नेक्स्ट है, चंद राजा किसके उपासक थे? तो चंद राजा जो थे, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चंद राजा शिव के उपासक थे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद राजाओं का राजा चिन्ह क्या था? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये क्वेश्चन अब की बार आपका
अपर पीसीएस में भी पूछा गया था। तो चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो थी गाय, ठीक है, और जो उपासक थे वो थे शिव के, ठीक है, और जो बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर था वो इन्होंने ही बनवाया था। चलिए नेक्स्ट है, थल में एक हथिया देवाल का निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था। पहले तो आप जान लीजिए, जो एक हथिया देवाल है ये किसकी तरह है, ये है एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह। पूछ लिया जाए एग्जाम में अगर, जो कुमाऊं का कौन सा जो स्थान है या कौन सा मंदिर है वो आपका एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है, तो थल में एक हथिया देवाल है वो है एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह। इसका निर्माण किस चंद राजा ने करवाया था, तो इसका निर्माण जो आपका करवाया था राजा थे कुमाऊं के बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो राजा बाज बहादुर चंद ने आपके कुमाऊं में या थल में एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर कुछ किले दिए गए हैं, उनके निर्माण करता है, हमको बताना है कि कौन सा किला किसने बनवाया था। 3 मैंने आपको दिए हैं। तो खगमरा का किला, तो जो खगमरा का किला था इसका निर्माण करवाया था राजा भीष्म चंद ने। दूसरा है राजबुंगा का किला, राजबुंगा का किले का निर्माण करवाया था राजा सोमचंद ने। और एक है लाल मंडी का किला, इसका निर्माण करवाया था कल्याण चंद ने। और लाल मंडी का जो किला है ना, इसे कहा जाता है आपके फोर्ट मायरा भी कहा जाता है, ठीक है। फोर्ट मायरा किसे कहा जाता है, लाल मंडी के किले को कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा कल्याण चंद ने करवाया था। खगमरा का किला भीष्मचंद ने बनवाया और राजबुंगा का किला बनवाया था आपके सोमचंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1790 में गोरखाओं ने, अभी मैंने बताया था ना आपको कि मैं आगे बताऊंगी कि जब 1790 में गोरखा कुमाऊं पर आक्रमण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं हवाला बाग के युद्ध में, तो वहाँ पे राजा कौन था, तो वहाँ पे जो राजा होते हैं, राजा महेंद्र चंद के समय कुमाऊं पर क्या हो जाता है, गोरखों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। परमार राजा, अब आगे परमार राजा जयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर स्थानांतरित कब की। तो जो आपके परमार राजा होते हैं पहले इनकी राजधानी कहाँ पे होती है, चांदपुर गढ़ी में होती है, ठीक है, गढ़वाल में। और बाद में गढ़वाल के राजा थे ये, बाद में राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित कर देते हैं। आपको बताना है कि कब स्थानांतरित करते हैं, तो 1358 ईस्वी में जो परमार राजा अजयपाल है ये राजधानी चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर को स्थानांतरित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किस परमार शासक का उल्लेख जहांगीर नामा में है। तो एक परमार शासक है जिनका नाम आपका, ये आपके 45वें शासक होते हैं, ठीक है, और इनका जो उल्लेख है वो जहांगीर नामा में है। ये राजा होते हैं आपके श्याम सिंह, ठीक है, ये बनते हैं मानसा के बाद आपके राजा बनते हैं, और इनका उल्लेख कहाँ पे है, आपके जहांगीर नामा में है। नेक्स्ट है, सिख गुरु राम राय किसके आमंत्रण पर देहरादून में, गुरु राम राय ने किसके आमंत्रण पर आपका देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया। तो देहरादून में गुरु राम राय का एक गुरुद्वारा है, उसका निर्माण किसने करवाया, सिख गुरु राम राय। लेकिन कब करवाया और किसके आमंत्रण पे करवाया था, तो एक जो आपके परमार राजा थे, परमार राजा फतेह शाह के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिरमौर राज्य के पोंटा व जौनसार को जीत लिया था। सिरमौर आपका हिमाचल क्षेत्र में आता है, तो सिरमौर के पोंटा और जौनसार क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, सिरमौर के पोटा व जौनसार क्षेत्र को भी जीता था फतेह शाह ने। और इन्होंने क्या किया था, गुरु राम राय को जो बुलाया था यहाँ पे और गुरुद्वारे का निर्माण कराया देहरादून में। और एक और चीज़ इन्होंने क्या किया, सहारनपुर में फतेहपुर नगर भी बसाया था, ठीक है, सहारनपुर में फतेहपुर नगर बसाया था आपके फतेह शाह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमने 13 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन करवा देती हूँ कुछ। अब नंबरिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा नंबरिंग आगे पीछे हुई है, तो कुछ विलोम शब्द और कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरह के मैंने हिंदी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। उषा का विलोम है, तो ये शायद इसका आंसर सभी जानते हैं, उषा का विलोम क्या होता है, आपका संध्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौण का विलोम क्या होता है ना, एक होता है आपका गौण है, एक होता है आपका कुछ और जो इसका विलोम होता है। तो गौण का विलोम हो जाता है प्रमुख, ठीक है, माना जाता है ना कि ये चीज़ें हमारे लिए गौण हैं, ये चीज़ें हमारे लिए मेन है या मुख्य हैं, तो गौण का विलोम क्या हो जाता है, प्रमुख हो जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिली, लघु, विद्वान, मूर्ख, तो गौण का विलोम क्या हो जाता है, प्रमुख हो जाता है। नेक्स्ट है, उन्नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो उन्नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, उन्नयन का संधि विच्छेद हो जाता है आपका उत्धन
नयन। और ये कौन सी संधि हो जाती है, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाती है। उन्नयन का संधि विच्छेद उद्धन नयन है। गायक का संधि विच्छेद कौन सा हो जाता है, तो गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाता है आपके, गै धन आपका अक, गै धन अक हो जाता है आपके गायक का संधि विच्छेद। ठीक है, गायक का संधि विच्छेद गै धन अक हो जाता है। नेक्स्ट है, जो प्रमाण, एक अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसके लिए एक शब्द आता है अप्रमेय। अप्रमाण नहीं होगा इसका, अप्रमेय। प्रमेय तो वो होता है जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं प्रमाण से, और अप्रमेय वो हो जाता है जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पाता है, तो इसको कहते हैं अप्रमेय। अतिथि की सेवा करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, तो यहाँ पे जो सही आंसर वो हो जाता है आपका अतिथि की सेवा करने वाला होता है आतिथेयी। अतिथि की सेवा करने वाला हो जाता है आतिथेयी। नेक्स्ट है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है हमारा ईशान कोण। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, एक शब्द इसके लिए क्या आता है आपका ईशान कोण या ईशान उसे कहा जाता है। जैसे एक और आपके पास ये संधि का सवाल आया है, निष्कपट में कौन सी संधि आएगी, निष्कपट। तो निष्कपट का पहले हम संधि विच्छेद जब करते हैं तो ये क्या होता है, निह धन आपका कपट होता है। ठीक है, और इस प्रकार जब होगा तो निह धन कपट, यानी इसमें जो संधि आएगी वो संधि क्या आएगी, यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आएगा। विसर्ग संधि आती है निष्कपट में, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है, निह धन कपट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये है, अड़ोस पड़ोस की सफाई जरूरी है, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका रेखांकित शब्द है वो सिर्फ ये है अड़ोस पड़ोस। तो अड़ोस पड़ोस में जो रेखांक जो ये है, इसमें कौन सा समास आएगा, द्वंद्व, द्विगु आपका, और कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो जो अड़ोस पड़ोस है, दो शब्द ऐसे हैं इनके बीच में क्या लगेगा, और लगेगा। ठीक है, जब इनके बीच में और लगेगा तो यहाँ पे जो समास आता है वो समास कौन सा हो जाएगा, आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मुहावरा है, राखी के दिन बहनें फूले न समाती हैं। इस वाक्य में जो प्रयुक्त मुहावरा है इसका हमें सही अर्थ बताना है। तो हमें फूले न समाना का अर्थ बताना है। फूले न समाना का अर्थ क्या हो जाता है, बहुत दुखी होना, बहुत याद करना, बहुत व्यस्त होना या बहुत प्रसन्न होना। तो जो फूले न समाना आपका जो ये मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, बहुत प्रसन्न होना। ये क्या है, फूले न समाने का सही अर्थ। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे हिंदी का है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के लिए तत्सम शब्द कौन सा आएगा। यहाँ पे रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा, तो पहले हम जानेंगे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कुम्हार। लेकिन इसका तत्सम शब्द क्या है, क्या कुम्हार है, कुंभकार है, मूर्तिकार है या कलाकार है। तो जो आपका ये कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला जो है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाता है, यहाँ पे सही आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर हो जाता है कुंभकार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के लिए तत्सम शब्द यानी कुम्हार का तत्सम शब्द क्या हो जाता है, कुंभकार हो जाता है। कुछ और हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। नर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, किन धन नर, कित धन नर, किन धन अर या किम धर नर। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो जो किन्नर का संधि विच्छेद है आपका किम धन नर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जो आपका का शब्द कौन सा है, किन्नर। किन्नर का संधि विच्छेद हो जाता है किम धन नर। ठीक, यहाँ पे 4 हमें शब्द दिए गए, बताना है कि तत्सम शब्द इनमें कौन है, हाथ, दूध, काष्ठ या आम। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा आएगा, हाथ, दूध, काष्ठ या आम में से। तो आपका हाथ भी तद्भव है, दूध भी तद्भव शब्द है और आम भी यहाँ पे तद्भव शब्द है। काष्ठ जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है। हाथ का तत्सम हो जाता है आपका हस्त, दूध का हो जाता है दुग्ध और आम का हो जाता है आपका आम्र। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो तीनों थे ये आपके तद्भव थे और काष्ठ यहाँ पे तत्सम शब्द है। ठीक है,